हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। अपना जो ये कार्टोग्राफी का सेशन चल रहा है उसमें प्रोजेक्शन से संबंधित ये 3rd नंबर की क्लास है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, साथ में इसी में रूढ़ प्रक्षेप भी पढ़ेंगे। जेनिथल और रूढ़, मध्य और रूढ़ प्रक्षेप दोनों पढ़ेंगे इसके अंदर। साथ में अंत में सभी जो प्रक्षेप हैं उनका यूजेज क्या है, किस उपयोग में आते हैं, प्रमुख विशेषताओं का एक बार फिर से इसी क्लास के अंदर बताया जाएगा। साथ में ही जो है मध्य प्रक्षेप एवं जो रूढ़ प्रक्षेप है, इसके जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका भी इसमें समावेश है। मध्य जो प्रोजेक्शन है जिसको जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अपन ग्रेड फर्स्ट की बात करें, इसमें हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आया है। मध्य में से प्रोजेक्शन के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। संपूर्ण कार्टोग्राफी की बात करें तो 15 क्वेश्चन के लगभग बन के आते हैं इसमें। तो इसके बाद में जो अपनी जो अगली क्लास होगी वो प्लेन टेबल सर्वे से रिलेटेड होगी, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वे से भी एक क्वेश्चन आना बनता है और आया भी है। तो अपन चर्चा करते हैं आज जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में। जो मेरा पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी क्लास को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट भी बताया करो कैसी लगी क्लास। इसकी जो पैनल की पीपीटी है वो मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो अपन बात करते हैं जेनिथल प्रोजेक्शन की और रूढ़ प्रक्षेप की। देखो, जेनिथल का मतलब क्या होता है, मध्य प्रक्षेप कहते हैं। इसका मतलब होता है सही दिशा। क्या होता है? सही दिशा। जेनिथल प्रोजेक्शन दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। एक प्रक्षेपण का तल होता है। तल का मतलब है किसको स्पर्श कर रहा है, ध्रुव को स्पर्श कर रहा है, भूमध्य रेखा को स्पर्श कर रहा है, या भूमध्य रेखा या ध्रुव के बीच में किसी एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है। ध्यान रखना है, जेनिथल प्रोजेक्शन में किसी एक बिंदु को ही स्पर्श करेगा। जो प्रक्षेपण का तल होगा वो एक बिंदु को स्पर्श करेगा। जैसे ध्रुव के पास में करेगा तो वहां पे एक बिंदु को स्पर्श करेगा। उसके बाद में नेत्र की स्थिति होती है, नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक। तो सदर्श प्रक्षेप भी होते हैं जेनिथल, असदर्श प्रक्षेप भी होते हैं। सदर्श कौन कौन से होते हैं, असदर्श कौन कौन से होते हैं, इनका विस्तृत रूप से आज अपन विश्लेषण करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को, देखो, तुलना करके बताया जाएगा। तुलना करके करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। साथ में जो पीछे अपन लोगों ने प्रोजेक्शन पढ़े उनसे भी मैं थोड़ी तुलना करके बताऊंगा, तो तुलना करने से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रक्षेप, मध्य प्रक्षेप जिसको बोलते हैं जेनिथल प्रोजेक्शन। मध्य मतलब जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल प्रोजेक्शन, देखो, जेनिथल शब्द की उत्पत्ति जेनिथ से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर का बिंदु। जेनिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे ऊपर का बिंदु या शिरोबिंदु प्रक्षेप। इसीलिए जो जेनिथल प्रोजेक्शन होते हैं उनको शिरोबिंदु प्रक्षेप कहा जाता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है, इनको ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप या शीर्ष पे होते हैं, ऊर्ध्ववर्ती और शीर्ष पे होते हैं, इसलिए इसको ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप या शीर्षवर्ती प्रक्षेप भी कहा जाता है, शिरोबिंदु प्रक्षेप भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, जेनिथल शब्द की उत्पत्ति जेनिथ से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर का बिंदु या शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं। मुख्यतः जो जेनिथल प्रोजेक्शन होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए यूज में लाया जाता है। मध्य प्रक्षेप में हम समतल जगह या कागज को एक बिंदु से स्पर्श कराकर, ध्यान रखना है, एक बिंदु से स्पर्श कराकर, एक बिंदु से स्पर्श कराकर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित किया जाता है। प्रोजेक्शन की परिभाषा यही होती है, जो ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उनको एक गणितीय विधियों के द्वारा या प्रकाश के स्रोत के द्वारा एक समतल कागज पर उतार दिया जाता है, वही प्रक्षेप है। तो इसमें जो जेनिथल प्रोजेक्शन होता है
उसमें एक बिंदु को स्पर्श कराकर, एक कागज को एक बिंदु से स्पर्श कराकर अक्षांश में देशांतर रेखाओं को प्रेक्षित किया जाता है, यानी मानचित्र प्राप्त होता है। स्पर्श बिंदु को प्रक्षेप का केंद्र कहते हैं। ध्यान रखना है, स्पर्श बिंदु को प्रक्षेप का केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप का केंद्र बोलेंगे। जिस बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की जाती है उस स्थान को नेत्र का स्थान कहते हैं। आगे समझ में आएगा जब अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो होता है, इनका वर्गीकरण करते हैं तो एक तो होता है प्रक्षेपण का तल, यानी उस कागज को कौन से बिंदु पे रखा गया है, ध्रुव पे रखा गया है, भूमध्य रेखा पे रखा गया है, या दोनों के बीच में रखा गया है, तो वो तो हो गया प्रक्षेपण का तल। लेकिन तल क्या होना चाहिए? एक बिंदु पे ही वो कागज स्पर्श करेगा। दूसरा होता है प्रकाश का स्रोत। क्या होता है? प्रकाश का स्रोत, जिसको बोलते हैं नेत्र की स्थिति। नेत्र यानी प्रकाश को कहां रखा गया है? ध्रुव पे रखा गया है, भूमध्य रेखा पे रखा गया है, या अनंत पे रखा गया है, तो ये इसकी बात करता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे मैं एक डायग्राम के द्वारा दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ये अपनी ग्लोब है, दिख रही है ग्लोब, ये अपनी ग्लोब है, ठीक है। अब इस ग्लोब के ऊपर आप देखोगे जो समतल कागज है, देखो लिखा हुआ है प्लेन सरफेस। समतल जो कागज है उसको एक बिंदु के ऊपर रखा गया है, एक बिंदु के ऊपर रखा गया। ध्यान रखना है, वो बिंदु उत्तरी ध्रुव भी हो सकता है, दक्षिणी ध्रुव भी हो सकता है, भूमध्य रेखा भी हो सकती है, ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच में भी वो हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो अगर ये प्रक्षेपण का जो तल है, ये जो प्लेन कागज है, अगर इसको ध्रुव पे रखते हैं, ठीक है, तो ध्रुव से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसको भूमध्य रेखा पे रखते हैं, मान लीजिए यहां रख रहा है उसने, भूमध्य रेखा पे रखता है, तो वो भूमध्य रेखे खमध्य प्रक्षेप हो जाएगा। अगर उसको भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में रखते हैं, इस स्थिति में अगर बीच पे रखते हैं तो वो हो जाएगा तिर्यक। क्या हो जाएगा? तिर्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिर्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिर्यक हो जाएगा, ठीक है। इसकी चर्चा कर लेंगे अपन। तिर्यक हो जाएगा, है ना। क्या होगा? तिर्यक। तो ये तो प्रक्षेपण का तल हो गया। अब जो जेनिथल प्रोजेक्शन से प्रकाश डाला जाता है, जिसको बोलते हैं नेत्र का स्थान, यहां से ही देखो क्वेश्चन आता है, नेत्र का स्थान। अगर इसकी बात करें तो अगर केंद्र से डाला जाता है तो उसको बोलते हैं नोमोनिक या केंद्रीय। अगर ध्रुव से डाला जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक यानी त्रिविम। अगर अनंत दूरी से डाला जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक यानी लंबकोणीय। क्या बोलते हैं? लंबकोणीय। तो ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर एक प्लेन सरफेस समतल कागज रख दिया, फिर प्रकाश डाला गया, इसकी स्थिति बता दी। जो प्लेन सरफेस होता है उसको अपन ध्रुव पे भी रख सकते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा पे भी रख सकते हैं, दोनों के बीच में भी रख सकते हैं। अब जो प्रकाश डाला जाता है वो भूमध्य रेखा से भी डाला जा सकता है, ध्रुव से भी डाला जा सकता है, और अनंत दूरी से भी डाला जा सकता है। उसके बाद में उसको समतल कागज को जब किया जाता है तो अपने को इस तरह का मानचित्र देखने को मिलता है। तो जो ये गोलाकार जो मानचित्र होते हैं इनको बोलते हैं अपन जेनिथल प्रोजेक्शन, क्षय मध्य प्रक्षेप कहते हैं। जेनिथल प्रोजेक्शन, क्षय मध्य प्रक्षेप इनको कहते हैं। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे और भी समझ में आएगा अपने को। देखो ये क्षय मध्य प्रक्षेप का वर्गीकरण, यहां अगर आप लोगों को ये वर्गीकरण याद है, मैं फिर से बहुत जोर दे के बोलता हूं, जो अपना शुरू में प्रोजेक्शन की पहली क्लास हुई उसके अंदर जो वर्गीकरण बना हुआ है प्रोजेक्शन का, वो अगर आपको टेबल याद है तो आपको मान लीजिए प्रोजेक्शन से संबंधित आपने 40% चीजें सीख ली वहीं पे, ठीक है। पूरे प्रोजेक्शन पढ़ने के बाद में अगर आप उस टेबल का विश्लेषण करेंगे तो आप अपने आप ही उस टेबल को समझ जाओगे। पहले उसको रट लो, या तो है ना, कुछ चीजें रटने पे भी अच्छा रहता है, रटना कोई बुरी बात नहीं है ना। क्षय मध्य प्रक्षेप का वर्गीकरण। दूसरी चीज ये है कि प्रोजेक्शन से संबंधित अपने से देखो, इनको बार बार पढ़ो। अब मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से बता दूं, अगर मैं 1 महीने तक प्रोजेक्शन नहीं पढ़ूंगा तो बहुत सारी चीजें मेरे से भी ड्रॉप हो जाएंगी। आप भी कोई एक चीज को बहुत लंबे समय तक उस चीज से दूर रहोगे
तो वो थोड़ी 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 भूल जाते हैं अपन। तो अभी एग्जाम का समय है, कंटिन्यूटी इसमें डेली का आधा पौन घंटा एक बार फास्टली फास्टली देख लिया करो, उससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो जाएंगे। टच में रहना है इसको एग्जाम तक, है ना। खैमध्य प्रक्षेप का वर्गीकरण देखते हैं। देखो, एक तो होता है प्रक्षेपण के तल की स्थिति के आधार पे, क्लियर। एक तो प्रक्षेपण तल की स्थिति के आधार पे, अगर ऐसे बात करें अपन, ये प्रक्षेपण तल की स्थिति है और ये बताते हैं नेत्र की स्थिति। क्या बताते हैं? नेत्र की स्थिति। नेत्र की स्थिति, इसको थोड़ा अलग करते हैं, नेत्र की स्थिति, क्लियर। यानी नेत्र का तल कहां है, बोल सकते हैं इसको प्रकाश का स्रोत, लाइट, प्रकाश का स्रोत कहां पे है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रक्षेपण का तल बात करते हैं कि जो जेनिथल प्रोजेक्शन होता है उसमें जो प्लेन सरफेस होता है, समतल कागज होता है, उसको किसी एक बिंदु पर स्पर्श किया जाता है। देखो, अगर वो बिंदु ध्रुव पे है, कहां पे है? ध्रुव वाले एरिया पे है, तो उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय। अब वो उत्तरी ध्रुव भी हो सकता है, दक्षिणी ध्रुव भी हो सकता है। अगर वो भूमध्य रेखा पे है तो उसको बोलेंगे भूमध्य रेखीय। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखीय। मान लो यहां पे स्पर्श कर रहा है। अगर वो तिर्यक है, तिर्यक का मतलब यह है कि अगर वो भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में है, जैसे ये ध्रुव हो गया, ये भूमध्य रेखा होगी, और इसके अगर बीच में है यहां पे, उस स्थिति को क्या बोलेंगे? ये वाली स्थिति क्या होगी? तिर्यक। क्या होगी? तिर्यक। भूमध्य रेखा पे है और ये ध्रुवीय है। तो ये जो प्रक्षेपण का तल कहां पे है, एक बिंदु को कहां से स्पर्श कर रहा है, इसके हिसाब से होता है। ध्रुव पे रखा जाता है तो उसको ध्रुवीय खैमध्य प्रक्षेप कहते हैं। भूमध्य रेखा पे अगर प्रक्षेपण का तल है तो उसको भूमध्य रेखीय खैमध्य प्रक्षेप कहते हैं। अगर भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में है तो उसको तिर्यक खैमध्य प्रक्षेप कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं नेत्र की स्थिति के आधार पे। नेत्र की स्थिति का मतलब यह है प्रकाश का स्रोत, लाइट की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है, यदि प्रकाश का स्रोत केंद्रक में रखा जाता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पे रखा जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पे रखा जा रहा है, पृथ्वी के केंद्र पे रखा जा रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र पे रखा जा रहा है, यहां पे पृथ्वी के केंद्र पे रखा जा रहा है, उस स्थिति को बोलेंगे केंद्रक, यानी नोमोनिक, या केंद्रीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रीय बोलेंगे। एक और होता है त्रिविम स्टीरियोग्राफिक, यानी जो ये प्रकाश का स्रोत है वो कहां पे है? ध्रुव पे है। कहां पे है? मान लीजिए यहां पे है और यहां पे है, ध्रुव वाली स्थिति के ऊपर है। एक होता है लंब कोणीय, यानी ऑर्थोग्राफिक, अनंत दूरी पे होता है, ठीक है। इसकी कोई निश्चित जगह नहीं है, अनंत दूरी पे, अनंत दूरी पे, अनंत दूरी पे। तो ये प्रकाश के स्रोत यानी नेत्र की स्थिति के आधार पे हो गया। अगर केंद्र में रखा जाता है तो नोमनिक है, अगर ध्रुव पे रखा जाता है तो उसको त्रिविम बोलते हैं, यानी स्टीरियोग्राफिक, और लंब कोणीय यानी अनंत दूरी पे है उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। अब देखो, सबसे पहले स्टीरियोग्राफिक और जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसका यूज किया यूनानी भूगोलवेता हिपार्कस ने। किसने किया? हिपार्कस ने किया। हिपार्कस के बाद में जो रोमन भूगोलवेता आता है, टोलमी। कौन है? टोलमी। उसने बताया कि ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए जो सबसे अच्छा प्रोजेक्शन होगा वो कौन सा होगा? स्टीरियोग्राफिक। क्या होगा? स्टीरियोग्राफिक, यानी क्या बोलेंगे? त्रिविम बोलेंगे। अब आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, नोमोनिक मतलब पृथ्वी का केंद्र से प्रकाश डाला जा रहा है, स्टीरियोग्राफिक यानी ध्रुव से प्रकाश डाला जा रहा है, ऑर्थोग्राफिक यानी अनंत दूरी से प्रकाश डाला जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक होते हैं असंदर्श प्रक्षेप, असंदर्श खैमध्य प्रक्षेप की बात करते हैं। तो एक तो होता है समदूरस्थ खैमध्य। क्या होता है? समदूरस्थ खैमध्य, जिसकी अक्षांश व देशांतर रेखाएं समान दूरी पे होती हैं। एक होता है सम क्षेत्रफल खैमध्य प्रक्षेप, सम क्षेत्रफल खैमध्य प्रक्षेप, ठीक है। सम क्षेत्रफल खैमध्य, खैमध्य है ना। इक्वल एरिया है ना, जेनिथल प्रोजेक्शन है ना, इक्वल डिस्टेंस जेनिथल प्रोजेक्शन। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंदर्श खैमध्य प्रक्षेप है? तो ध्यान रखना है, दो याद रख लो आप लोगों को,
एक तो याद रखना है समदूरस्थ क्षैमध्य प्रक्षेप असंदर्श है, इसके अंदर गणितीय विधियों का यूज होता है, प्रकाश का स्रोत का यूज नहीं होता है। एक होता है समक्षेत्र क्षैमध्य प्रक्षेप, इक्वल एरिया इक्वल डिस्टेंस याद रखना है जेनिथल वाला, ये असंदर्श प्रक्षेप हैं दोनों के दोनों। बाकी के जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं, संदर्श हैं, प्रकाश के स्रोत का यूज होता है। यहां तक किसी की भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अपन, थोड़ी ये लंबी क्लास होने वाली है, पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, चलते चलते देख लिया 5 मिनट यूं कुछ भी नहीं आने वाला है ना। ये प्रोजेक्शन है, थोड़े से टिपिकल होते हैं ये, अगर आप तसल्ली से पूरी क्लास देख लोगे तो मेरी गारंटी आप लोगों को समझ में आ जाना। और आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को बता देना भी कि समझ में आया नहीं आया। प्रक्षेपण तल की प्रकृति के आधार पे प्रक्षेपण का तल यानी एक बिंदु को स्पर्श करेगा, क्या है, ध्रुवीय क्षैमध्य प्रक्षेप। जब प्रक्षेपण तल ग्लोब के ध्रुव को स्पर्श करता हो, चाहे उत्तर हो चाहे या दक्षिणी ध्रुव हो, यानी जो इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा, यानी इसके अंदर आप देखोगे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, और आप यहां देखोगे यहां पे ये पोलर वाला एरिया है, ये वो पोलर वाला एरिया है, ध्रुव है। इसका मतलब ध्रुवीय उसी के लिखा हुआ आएगा जहां पे प्रक्षेपण का तल कहां पे हो, ध्रुव पे एक बिंदु को स्पर्श करता हो। क्लियर होगी ये बात। दूसरे देखते भूमध्य रेखीय क्षैमध्य प्रक्षेप, जब प्रक्षेपण का तल कहां पे हो, भूमध्य रेखा पे हो, कहां पे हो, भूमध्य रेखा पे हो, उसको बोलेंगे भूमध्य रेखीय क्षैमध्य प्रक्षेप। ध्यान रखना एक बिंदु को स्पर्श करता है। तिर्यक क्षैमध्य प्रक्षेप, जब जो प्रक्षेपण का तल है, प्रक्षेपण का तल है वो कहां पे स्पर्श करता हो, भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में, कहां पे, भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में। इस वाली स्थिति के अंदर यदि स्पर्श करता है भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में, इस वाली स्थिति के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक क्षैमध्य प्रक्षेप। ध्यान रखना किसी एक बिंदु को स्पर्श करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, प्रकाश पुंज की स्थिति के अनुसार संदर्श प्रक्षेप, प्रकाश पुंज की स्थिति के अनुसार संदर्श प्रक्षेप, ठीक है। प्रकाश का स्रोत कहां यूज में हो रहा है, केंद्रीय प्रक्षेप, इसको ध्यान रखना है, इंग्लिश में ज्यादा पूछते हैं और इंग्लिश में याद करना भी आसान है। प्रकाश पुंज के स्तर पे 3 प्रकार के, नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, है ना। तो जो नोमोनिक होता है ये वाला नोमोनिक, जब प्रकाश पुंज ग्लोब के केंद्र पर स्थित हो, प्रकाश पुंज कहां हो, प्रकाश पुंज कहां हो, ग्लोब के केंद्र में, यहां पे ग्लोब के केंद्र में, इस वाली स्थिति के अंदर होता है तो वो केंद्रीय प्रक्षेप है। अब ध्यान रखना, अगर ये ग्लोब है, ग्लोब के केंद्र यानी भूमध्य रेखा से प्रकाश डाला जा रहा है, इसमें भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से प्रकाश डाला जा रहा है, तो यहां से यदि प्रकाश डाला जाएगा, यहां से प्रकाश डाला जाएगा तो इधर जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भूमध्य रेखा दिखाई देगी, क्या भूमध्य रेखा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश का स्रोत ही कहां है, भूमध्य रेखा पे है। कहां पे है, भूमध्य रेखा पे। तो जहां से मान लीजिए मैं यहां से खड़ा किसी टॉर्च के द्वारा लाइट डालूं, आपकी तरफ सामने की तरफ लाइट डालूं, तो मेरे पे थोड़ी ना आएगी लाइट, मैं थोड़ी ना दिखूंगा उस लाइट के अंदर, कौन दिखेगी, सामने वाली चीज दिखेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो केंद्रीय नोमोनिक प्रक्षेप होता है उसके अंदर जो प्रकाश का यूज होता है वो पृथ्वी के केंद्र, यूं समझो भूमध्य रेखा से स्टार्ट है, तो इसके अंदर ध्यान रखना भूमध्य रेखा दिखाई नहीं देती है, समझ गए होंगे। यानी इसके अंदर 0 डिग्री दिखाई नहीं देता, या भूमध्य रेखा लिख देता हूं मैं, सही रहेगा, भूमध्य रेखा दिखाई नहीं देती, भूमध्य रेखा दिखाई नहीं देती। नहीं देती, क्लियर। इस वाले के अंदर एक है त्रिविम प्रक्षेप, जहां पे तिर्यक और त्रिविम में अंतर है। तिर्यक का मतलब है प्रक्षेपण का तल भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में, ये क्या है, त्रिविम। इंग्लिश में याद रख लो, इसलिए स्टीरियोग्राफिक, है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए। जब प्रकाश का पुंज ध्रुवीय स्थिति पर माना जाता है, यानी जो प्रकाश का पुंज होगा, ये वाला प्रकाश का जो पुंज होगा वो कहां पे है, ध्रुव पे है। कहां पे है, ध्रुव पे। मान लीजिए यहां पे है या यहां पे है, ठीक है, ये पोलर वाले एरिया पे है, ये भी है। तो ध्रुव से यदि प्रकाश डाला जाएगा
चाहे उत्तरी ध्रुव से डाल लो चाहे दक्षिणी ध्रुव से डाल लो, एक से ही डालोगे, अगर डाला जाएगा तो यहां ऐसे प्रकाश आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसके अंदर भूमध्य रेखा दिखाई देगी कि नहीं देगी, देगी। तो ध्रुव नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो भूमध्य रेखा दिखाई देगी, इसके अंदर भूमध्य रेखा दिखाई देगी। भूमध्य रेखा दिखाई देखिए, क्लियर हो गया ये वाला, ये भूमध्य रेखा दिखाई देखिए। एक होता है लंबकोणीय ऑर्थोग्राफिकल, जब प्रकाश का पुंज ग्लोब की अनंत दूरी पे होता है, यानी अनंत दूरी की बात करता है। मान लीजिए यहां से डाला जा रहा है तो भी आप लोगों को पता है भूमध्य रेखा दिखाई देगी, इसमें भी भूमध्य रेखा दिखाई देगी। समझ में आ रहा होगा, मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है। भूमध्य रेखा दिखाई देगी। तो ये प्रकाश का पुंज है नोमोनिक, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा दिखाई नहीं देगी। स्टीरियोग्राफिक, किसी भी पोलर से, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, भूमध्य रेखा दिखाई देगी। ऑर्थोग्राफिक, अनंत दूरी से भूमध्य रेखा दिखाई देगी। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। ये जो वर्गीकरण पढ़ा ना अपने, इसका और इसका, ये वाला, इनको आपस में जोड़ के एक व्यवस्थित प्रक्षेप का नामकरण हो रहा है। आप देखोगे सैदर्श खैमध्य प्रक्षेप, असैदर्श तो लास्ट में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, दो ही हैं, सम दूरस्थ और सम क्षेत्रफल, ठीक है। अब असैदर्श खैमध्य प्रक्षेप, इसको देखो, केंद्रीय, त्रिविम, लंबकोणीय। बात किसकी हो रही है, सैदर्श की, मतलब प्रकाश का स्रोत कहां है। जब प्रकाश का स्रोत कहां हो, केंद्र में, यानी नोमोनिक। जब प्रकाश का स्रोत कहां हो, त्रिविम यानी ध्रुव, स्टीरियोग्राफिक। जब प्रकाश का स्रोत कहां हो, अनंत दूरी पे, यानी ऑर्थोग्राफिक, है ना, यानी ऑर्थोग्राफिक। ये तो सैदर्श हो गए, ठीक है। अब इनके द्वारा जितने भी प्रक्षेप बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सैदर्श होंगे। अब देखो, साथ में प्रक्षेपण का तल, आप समझने की कोशिश करना, साथ में है प्रक्षेपण का तल। अब जो प्रक्षेपण का तल होगा वो कहां पे है, मान लीजिए ध्रुव पे है, कहां पे है, ध्रुव पे। तो केंद्रीय खैमध्य प्रक्षेप तो है ही, यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पर ये प्रकाश का स्रोत है वो पृथ्वी के केंद्र में है, तो केंद्रीय तो हो गया, खैमध्य हो गया, प्रकाश का स्रोत का यूज हुआ है इसलिए सैदर्श हो गया, और खैमध्य प्रक्षेप है ही। लेकिन जो प्रक्षेपण का तल है, प्रक्षेपण का तल है वो कहां पर है, ध्रुवीय क्षेत्र पे। कहां पे है, प्रक्षेपण के तल की तीन बात की ना, ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे, ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच में, यानी तिर्यक वाली स्थिति। तो जो नोमोनिक है वो ध्रुव पे होगा, तो ध्रुवीय केंद्रीय खैमध्य प्रक्षेप हो जाएगा। अगर वो ही भूमध्य रेखा पर होगा तो भूमध्य रेखा नोमोनिक प्रक्षेप हो जाएगा। अगर वो ही दोनों के बीच में होगा तो तिर्यक नोमोनिक खैमध्य प्रक्षेप हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो त्रिविम है ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए, है ना, यहां पे लिख सकते हो आप ध्रुवीय, ठीक है, का मतलब ही ध्रुवीय होता है ना। लंबकोणीय, ऑर्थोग्राफिक, अनंत दूरी पे। अब देखो, इसमें जो प्रकाश का स्रोत है वो कहां पे है, ध्रुव पे है, ठीक है। अब ध्रुव पे है, प्रक्षेपण का तल भी कहां है, ध्रुवीय पे, तो सीधा नाम हो गया इसका ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन, यानी खैमध्य प्रक्षेप। हुआ कि नहीं हुआ। अगर भूमध्य रेखा पे प्रक्षेपण, मतलब प्रकाश के स्रोत, तो ये कॉमन हो गया, ये सैदर्श है। अब इनको भूमध्य रेखा पे है तो भूमध्य रेखा बोल देंगे, ध्रुव पे है तो ध्रुवीय बोल देंगे, दोनों के बीच में है तो तिर्यक बोल देंगे। तो इस तरीके से इनका नामकरण हो रहा है। आगे देंगे कि ऑर्थोग्राफिक, वही बात है, अनंत दूरी पे है, तो ये हो गए। अब 3 और 3 6 3 9 प्रक्षेप हो गए जेनिथल। साथ में 2 असैदर्श भी हैं, सम क्षेत्र और सम दूरस्थ, 11 हो गए। क्या हो गए, 11 नहीं पढ़ने हैं अपने को, ये वाले पढ़ने हैं। ये एक की विशेषता होगी, सिर्फ बाद में प्रक्षेपण का तल बदलेगा। ये 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 याद रखने, इन्हीं का अपन अध्ययन करेंगे, इन्हीं से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। भाई प्रकाश का स्रोत तो फिक्स है, प्रक्षेपण का तल ही बदल रहा है, यानी जहां से वो समतल कागज जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा वो ही बदल रहा है। सामान्य तो जो जेनिथल प्रोजेक्शन होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, इसलिए जो शुरू वाले हैं ना, ऊपर वाले ध्रुवीय ध्रुवीय लिखे हुए हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं।
और यही एग्जाम के अंदर आते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब पहला प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, ध्रुवीय केंद्रक क्षैमध्य प्रक्षेप। अब समझने की बात है, ध्रुवीय केंद्रक क्षैमध्य प्रक्षेप, है ना, यानी जो ध्रुवीय है वो प्रक्षेपण का तल है, ध्रुव पे है। केंद्रक का मतलब यह है जो प्रकाश का स्रोत है वो पृथ्वी के केंद्र पे है। जेनिथल है यानी क्षैमध्य है। ध्यान रखना है केंद्रक को नोमोनिक भी बोलते हैं, इसलिए इसको ध्रुवीय पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। मैंने पूरा नहीं लिख रखा, इंपोर्टेंट वो बात लिख रखी है। देखो, इस प्रक्षेप की कल्पना सबसे पहले थेल्स ने की थी। अब देखो, होमर थेल्स, यूनानी जोग्राफर है थेल्स, सबसे पहले कल्पना कर ली इसने। कुछ बताया जाता है नहीं, कल्पना ही की इसने, है ना। कल्पना तो मैं भी कर लूं, आप भी कर लो, है ना। कल्पना करने में क्या जाता है ना। नोमोनिक शब्द का अर्थ होता है जानने वाला। अब देखो इसकी विशेषताएं देखो, ये एक सैंदर्श प्रक्षेप है। देखो जहां पे नोमोनिक आ जाए, स्टीरियोग्राफिक आ जाए और ऑर्थोग्राफिक आ जाए तो समझ लेना वो सैंदर्श प्रक्षेप है। याद करने वाली बात है, नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, अगर ये तीनों आ जाएं तो समझ लेना वो सैंदर्श प्रक्षेप है। एक और रट लो, असैंदर्श क्षैमध्य प्रक्षेप कौन सा है? समक्षेत्र और समदूरस्थ लिखा आ जाए वो असैंदर्श, है ना। देखो सैंदर्श प्रक्षेप है, इसमें प्रकाश पुंज ग्लोब के केंद्र पे, देखो लिखा हुआ है ना केंद्र, नोमोनिक, और प्रक्षेपण तल ग्लोब के किसी एक ध्रुव को स्पर्श करता है, इसलिए लिखा हुआ है इसके अंदर ध्रुवीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्रुवीय लिखा हुआ है। तो प्रक्षेपण का तल ध्रुव पे है इसलिए ध्रुवीय कहते हैं। प्रकाश का स्रोत केंद्रक है इसलिए केंद्रीय या नोमोनिक कहते हैं। प्रकाश का यूज हो रहा है इसलिए इसको सैंदर्श प्रक्षेप कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें प्रकाश का पुंज ग्लोब के केंद्र पे तथा प्रक्षेपण का तल ग्लोब के किसी एक ध्रुव को स्पर्श करता है। हो सकता है उत्तरी ध्रुव को स्पर्श करे या दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करे, दोनों में से किसी को, है ना। तो जो प्रकाश का पुंज है वो कहां पे है? केंद्रक में। कहां पे है? केंद्रक में, है ना। इसलिए लाइट लिख देता हूं मैं, यहां पे लाइट है, ठीक है। इसलिए ये कैसा है? नोमोनिक। कैसा है ये? नोमोनिक। और जो प्रक्षेपण का तल है, प्रक्षेपण का तल है वो कहां पे है? पोलर वाले एरिया पे है, इसलिए ये क्या है? ध्रुव है। ध्यान रखना दोनों को नहीं बताया जाएगा, एक ही ध्रुव पे रखा जाएगा, दोनों ध्रुव पे नहीं रखा जाएगा ना। इस प्रक्षेप को ध्रुवीय केंद्रीय शिरोबंदी प्रक्षेप कहते हैं। ध्यान रखना है जो क्षैमध्य प्रक्षेप होते हैं वो शिरोबिंदी होते हैं, ऊर्ध्वतर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इस प्रक्षेप को ध्रुवीय, देखो नामकरण देखो, ध्रुव पे प्रक्षेपण का तल है, प्रकाश का स्रोत केंद्रक पे है, तो ध्रुवीय केंद्र और शिरोबंदी इस प्रक्षेप को कहते हैं। तो ध्रुवीय केंद्रीय शिरोबिंदु प्रक्षेप भी कहते हैं। किसको? ध्रुवीय केंद्रीय क्षैमध्य प्रक्षेप को। शिरोबिंदु तो सबको बोलेंगे इसमें। अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे जाते हैं। अक्षांश वृत्त मान लो यहां पे रख दी वो, ठीक है, यहां पे वो समतल कागज रख दिया, तो जो अक्षांश वृत्त होंगे वो ध्रुव को केंद्र मान के खींचे जाएंगे। इसे ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे जाते हैं। जो सकेंद्रीय वृत्त होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं, है ना, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। इधर आओ, दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। थोड़ी चर्चा करते हैं इस पे, चर्चा कर लें, करते हैं। ये डायग्राम देखो आप, दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला दिख रहा होगा। ये सेंटर है, C फॉर सेंटर, यानी केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। यानी प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है? पृथ्वी के केंद्र में है। इसका मतलब क्या है? नोमोनिक है। क्या है? नोमोनिक। क्या है? नोमोनिक। क्लियर? इतना समझ में आया? नोमोनिक, है ना। ये तो लाइट का यूज है। अब देखो यहां पे नॉर्थ लिखा हुआ है, मतलब ध्रुव है। यहां पे प्रक्षेपण का तल है, यानी जो समतल कागज लिया उसको उत्तरी ध्रुव पे रखा इसने, या दक्षिणी ध्रुव पे रख सकते हैं, लेकिन इसने उत्तरी ध्रुव पे रख रखा है। तो ध्रुव पे रखा प्रक्षेपण का तल, तो ये क्या है? प्रक्षेपण का तल। प्रक्षेपण का तल, प्रक्षेपण का तल है। अब ये जो प्रक्षेपण का तल है ये ध्रुव पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। क्या कहते हैं? ध्रुवीय कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय।
अब देखोगे इसका नामकरण क्या है, प्रक्षेपण का तल ध्रुव पे है, एक पे होगा उत्तरी ध्रुव पे हो या दक्षिणी ध्रुव पे तो ध्रुवीय, प्रकाश केंद्रक में है तो केंद्रीय या नोमोनिक, मध्य है, ये जेनिथल प्रोजेक्शन है ही, एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है, ये हो गया। तो देखो यहां से लाइट डाली गई है, देखो यहां से केंद्र से क्या डाली गई है, लाइट, ऐसे लाइट डाली गई है, ठीक है। लाइट डालने पर अपने को इस तरह का मानचित्र होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुव को केंद्र बिंदु मानकर सकेंद्रीय व्रत होते हैं। ये सारे, जैसे मान लीजिए ये सारे की सारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये वाली अक्षांश रेखा है, ठीक है, और ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं, समझ में आ गया। ध्रुव को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक सकेंद्रीय व्रत की तरह होती हैं सभी अक्षांश रेखाएं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उसी ध्रुव से निकलेंगी, उसी बिंदु से निकलेंगी, लेकिन सीधी रेखाएं होती हैं। देखोगे आप यहां पे कैसी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, समझ में आया, सीधी रेखाएं हैं, इतना समझ में आ गया। पीछे चलते हैं। वृत्तों के मध्य की दूरी केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वृत्तों के केंद्र से मध्य की दूरी, वृत्तों के, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ऐसे सकेंद्रीय व्रत बन रहे हैं। वृत्तों के मध्य की दूरी केंद्र से परिधि की ओर, अब केंद्र क्या है, प्रक्षेपण का तल यानी ध्रुव, परिधि की ओर यानी भार की ओर, तो मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ऐसे जो बीच वाली दूरी है वो देखो बढ़ती जाएगी, ऐसे बीच वाली दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, बीच वाली दूरी बढ़ रही है। मतलब प्रक्षेपण का जो तल है यहां से दूरी, मध्य की दूरी यानी जो ये वाली दूरी है ना, देखिए चौड़ी होती जा रही है ना, ये सेकेंद्रीय व्रत क्या होते जा रहे हैं, बीच की दूरी ज्यादा है इसलिए चौड़े होते जा रहे हैं, तो मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवीय केंद्र से समान कोणीय अंतर पर सरल रेखाएं होती हैं। ध्रुवीय केंद्र से समान अंतर पर सीधी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, ये बात होगी। ध्रुव के निकट अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, ध्रुव से बाहर की ओर जाने पर मापनी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से, ध्रुव से परिधि की ओर जाया जा रहा है, तो अक्षांशों के बीच की जो मध्य की दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए ध्रुवीय, नोमोनिक, क्षैमध्य प्रक्षेप है, उसमें ध्रुव के पास में जो अक्षांश है वहां पर तो मापनी शुद्ध होती है, लेकिन उससे जैसे जैसे दूर जाते हैं तो मापने में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रक्षेपण भूमध्य रेखा प्रकट नहीं की जाती है, क्योंकि प्रकाश का जो स्रोत है वो कहां होता है, पृथ्वी के केंद्र पे, तो वहीं से प्रकाश डाला जा रहा है, इसलिए भूमध्य रेखा प्रकट नहीं की जाती। ध्रुव से सभी ओर दिशा शुद्ध होती है। एक चीज आपने दिमाग में बिठा लेना, जितने भी जेनिथल प्रोजेक्ट्स है ना, शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। जितने भी जेनिथल प्रोजेक्ट्स है ना, शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, यूं समझ लीजिए आप, है ना, शुद्ध दिशा को बताएंगे जेनिथल प्रोजेक्शन। अब वो कहां कहां बताएंगे, ध्रुव पे तो ध्रुवियों को बता देंगे, है ना, ध्रुव से सभी दिशा, और इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए मानचित्रण एवं नौ संचालन, अब दिशा है तो नौ संचालन हो सकता है। यह प्रक्षेप न तो समक्षेत्र प्रक्षेप है, नहीं यथाकृतित प्रक्षेप है, क्षेत्रफल को भी सही नहीं बताता, आकृति को भी सही नहीं बताता। इस प्रक्षेप पर एक गोलार्ध का संपूर्ण भाग प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखोगे अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा तो इसके द्वारा दिखाई नहीं जाती, क्योंकि वहीं से प्रकाश डाला जाता है, तो एक गोलार्ध भी इसके द्वारा पूर्ण रूप से नहीं दिखाया जा सकता। तो ये पहला प्रोजेक्शन हो गया, पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन। आगे चलते हैं। ये हो गया। दूसरा है ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप। ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप यानी ध्यान रखना, प्रक्षेपण का तल तो कहां है, ध्रुव पे ही है। स्टीरियोग्राफिक
स्टीरियोग्राफिक, है ना, हिपार्कस ने लिया, बाद में टोलमी ने लिया। स्टीरियोग्राफिक का मतलब है जो प्रकाश का स्रोत है वो कहां पे है, ध्रुव पे है। कहां पे है, ध्रुव पे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय त्रिविम ख मध्य प्रक्षेप या ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ध्यान रखना है, अब आप देखोगे इसके अंदर ये जो ये वाला है, ये वाला, ये इक्वेटर है अपनी, ये पोलर है, क्लियर, ये भी पोलर है। अब देखो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों पोलर हैं। बहुत लंबे समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए यूपीएस डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। तो ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप यानी जो प्रक्षेपण का तल है वो कहां पे है, ध्रुव पे है। कहां पे है, ध्रुव पे, है ना, कहां पे है, ध्रुव पे है। यानी जो प्रक्षेपण का तल है वो कहां पे है, ध्रुव पे है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ध्रुवीय स्टीरियोग्राफिक। यानी जो प्रकाश का स्रोत है वो भी कहां पे है, ध्रुव पे। त्रिविम यानी ध्रुव पे है, वो भी कहां पे है, ध्रुव पे। तो इस स्थिति के अंदर दोनों एक जगह तो हो नहीं सकते कि प्रक्षेपण का तल भी वही हो गया, प्रकाश का स्रोत भी वही हो गया, दोनों एक जगह पे नहीं हो सकते। तो एक तो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पे, मान लीजिए प्रक्षेपण का तल कहां पे है, उत्तरी ध्रुव पे है। दूसरा हो जाएगा प्रकाश का स्रोत दक्षिणी ध्रुव पे है। तो एक पे मान लेते हैं ये प्रक्षेपण का तल है, ये क्या है, तल है, और ये क्या है, प्रकाश का स्रोत है। क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे यानी लाइट डाली जाएगी, ठीक है, प्रकाश डाला जाएगा। अर्थात यदि प्रक्षेपण तल उत्तरी ध्रुव पे है तो प्रकाश का स्रोत कहां पे होगा, दक्षिणी ध्रुव पे होगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, दक्षिणी ध्रुव पे होगा। इस प्रक्षेप को ध्रुवीय गोलीय शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी आ रही है ना इसके अंदर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो इसको याद रखना है भाई, देखो, है ना, इसको ध्रुवीय गोलीय शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं। अक्षांश व्रत, ध्रुव को केंद्र मारकर खींचे गए सेकेंडरी व्रत होते, कॉमन विशेषताएं हैं जेनिथल प्रोजेक्शन की, जिसमें मध्य की दूरी केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। इसमें भी देखोगे जो मध्य की दूरी है वो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। सभी देशांतर रेखाएं समान कोणीय माप के अंतर पर ध्रुव से विकृत होती हैं और सरल रेखाएं होती हैं। देखो इस तरीके से बात करते हैं अपन, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ है, ये भी पोल है, ठीक है, और नीचे से प्रकाश की ये साउथ पोल से देखो, ये लिखा हुआ साउथ पोल और ये लिखा हुआ नॉर्थ पोल। यहां से प्रकाश डाला गया है, यहां से प्रकाश डाला गया है, तो यहां से प्रकाश डाला गया है तो भूमध्य रेखा दिखाई देगी कि नहीं देगी, देगी, भूमध्य रेखा दिखाई देगी। और भूमध्य रेखा दिखाई देगी, एक पोल पे प्रक्षेपण का तल है, एक पोल पे प्रकाश का स्रोत है। तो इसमें भी देखोगे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुव के चारों ओर, एक बिंदु के चारों ओर सकेंद्रीय व्रत होती हैं। क्या होती हैं, सकेंद्रीय व्रत होती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या होती हैं, सकेंद्रीय व्रत होती हैं, जिनके केंद्र से परिधि की ओर जाने पर, केंद्र से परिधि की ओर जाने पर इनकी बीच की दूरी में क्या हो रही है, वृद्धि। देखो यहां पे देखोगे इतना है, फिर इनकी बीच की दूरी में वृद्धि हुई, ये वाला है, इसकी बीच की दूरी में वृद्धि हुई, फिर वृद्धि हुई, यानी केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं, परिधि की ओर जाते हैं, तो दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। इसमें भी वृद्धि होती है, किसमें, नोमोनिक वाले में। स्टीरियोग्राफिक में भी क्या हो रही है, वृद्धि। याद रखना है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके अंदर। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं, सरल होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समकोण पे काटती हैं। अक्षांश व्रत और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। ध्रुव के निकट अक्षांश रेखा पर मापक शुद्ध होता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर क्रम से वृद्धि होती है। ध्यान रखना,
यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप है ये, इंपोर्टेंट। यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप है कौन सा? स्टीरियोग्राफिक वाला। अब एक याद रखना, स्टीरियोग्राफिक मतलब शुद्ध दिशा। जेनेथल तो सारी दिशा तो लगभग सही बताते हैं ना, लेकिन साथ में क्या बता रहा है? आकृति को सही बता रहा है। किसको बता रहा है? आकृति को। जैसे मर्केटर प्रक्षेप ने बताया था ना, शुद्ध दिशा और शुद्ध आकृति को बताने वाला मर्केटर बेलनाकार प्रक्षेप है। इसी तरीके से शुद्ध दिशा के साथ साथ यथाकृति यानी आकृति को सही बताने वाला कौन सा है? स्टीरियोग्राफिक। कौन सा है? स्टीरियोग्राफिक, है ना। कौन सा है? स्टीरियोग्राफिक। क्लियर? ध्रुवीय क्षेत्र का मानचित्र बनाने में उच्च अक्षांश में सागरीय संचालन, नौ संचालन मार्गों को दिखाया जाता है क्योंकि शुद्ध दिशा है। संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का स्रोत उत्तरी ध्रुव पे या प्रक्षेपण का तल उत्तरी ध्रुव पे, तो प्रकाश का स्रोत दक्षिणी ध्रुव पे, तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो संपूर्ण विश्व का मानचित्र इसके द्वारा बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टीरियोग्राफी के द्वारा। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ध्रुवीय लंब कोणीय, ध्रुवीय लंब कोणीय मध्य प्रक्षेप। देखो यह भी एक सदर्श प्रक्षेप है। प्रकाश का स्रोत ग्लोब से अनंत दूरी पे होता है, ग्लोब से अनंत दूरी पे होता है, क्योंकि यहां पे क्या आ गया? ऑर्थोग्राफिक। क्या आ गया? ऑर्थोग्राफिक। प्रक्षेपण का तल ग्लोब के ध्रुव पर स्पर्श करता है, इसलिए तो यह ध्रुवीय है ही। इस प्रक्षेप को लंब कोणीय शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रकाश का स्रोत है वो अनंत दूरी पे है, ऑर्थोग्राफिक है, इसलिए इसको लंब कोणीय, ऑर्थोग्राफी को हिंदी में लंब कोणीय बोलेंगे, इसलिए इसको शिरोबिंदु तो होता ही है, तो लंब कोणीय शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। ध्रुव एक केंद्र बिंदु होता है, अन्य सभी अक्षांश सेकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ये बात होगी। अक्षांशों के बीच की दूरी केंद्र से परिधि की ओर कम होती जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तेजी से कम होती जाती है, यह भी आया हुआ एग्जाम में, तीव्र रूप से कम होती जाती है, तेजी से कम होती जाती है। किसमें? स्टीरियोग्राफिक में, सॉरी ऑर्थोग्राफिक में। किसमें? ऑर्थोग्राफिक में। ये वाला देखोगे आप, ऑर्थोग्राफिक दिख रहा होगा। ऑर्थोग्राफिक थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं मैं इसको, ये लो। अब सही दिख रहा होगा। ऑर्थोग्राफिक देखो क्या है, इसमें प्रकाश का स्रोत है, अनंत से डाला जा रहा है, इसलिए ये ऑर्थोग्राफिक है, लिखा हुआ है ऑर्थोग्राफिक। प्रक्षेपण का तल ध्रुव पे है, इसलिए कैसा है? पोलर। जेनितल है। सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुव के चारों ओर सेकेंद्रीय वृत्त होती हैं, जैसे ये सेकेंद्रीय वृत्त हो रही है, सेकेंद्रीय वृत्त होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। देशांतर रेखाएं सीधी और सरल होती हैं, लेकिन ध्रुव से या केंद्र से, क्योंकि केंद्र का तल ही तो है, केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं तो अक्षांशों के बीच की दूरी में तेजी से कमी आती है। ये देखो यहां पे देखोगे इतना है, फिर यहां पे इतना है, फिर देखोगे इतना, फिर देखोगे इतना, लास्ट के अंदर कम आ जाएगी। यानी क्या आ रही है? मध्य की दूरी में तेजी से कमी, मध्य की दूरी में कमी, मध्य की दूरी में तेजी से कमी, तीव्र रूप से कमी आ रही है। इतनी बात समझ में आई? किसमें बताओ? किसमें? ऑर्थोग्राफिक में लिखा हुआ है ना, ऑर्थोग्राफिक। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव से विकृत होने वाले सरल रेखाएं होती हैं। अब आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा, समझ में आने लग गया होगा। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेदित करते हैं। अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होती है, देशांतर रेखाओं पर ध्रुव के निकट भी मापनी शुद्ध होती है, लेकिन ध्रुव से दूर जानने पर मापनी क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। वैसे अधिकतर जो जेनिथल प्रोजेक्शन होते हैं उसमें देशांतर रेखाओं पर लगभग पे मापनी सही होती है, लेकिन इसमें कमी हो रही है, ध्रुव से परिधि की ओर जाया जा रहा है, तो उसके अंदर अक्षांश रेखाओं के बीच में क्या हो रही है? कमी हो रही है। यह न तो सम क्षेत्र है, नहीं यथाकृतिक प्रक्षेप, लेकिन ध्रुव के निकट क्षेत्रफल व आकृति दोनों को लगभग सही बताता है। ध्रुव के निकट क्षेत्रफल व आकृति दोनों को क्या बताता है? सही बताता है। यह चीज आप लोगों को याद रखनी है, खगोलीय पिंडों के लिए उपयोगी है। यहां रट लेना, आप रट लो इस चीज को। जहां पे स्टीरियोग्राफिक शब्द आ गया, क्या आया? स्टीरियोग्राफिक शब्द आ गया, वहां पे समझ लेना खगोलीय पिंडों के लिए वहां पे मानचित्र बनाया जा रहा है।
क्या बनाया जा रहा है? खगोलीय पिंडों के लिए मानचित्र बनाया जा रहा है। शब्द क्या आया? शब्द आया ऑर्थोग्राफिक। कौन सा शब्द आया? ऑर्थोग्राफिक आया, है ना? ऑर्थोग्राफिक। यहां पर खगोलीय पिंडों के लिए यह उपयुक्त होता है। जहां पे ध्रुव होता है उसके निकट अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे मापने को शुद्ध बताता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब ये तीन तो पढ़ लिया अपन ने, सैंदर्श मध्य प्रक्षेप, है ना? अब प्रक्षेपण का तल बदल जाएगा, बाकी की विशेषताएं वही रहने वाली है। आगे देखते हैं। यह है असैंदर्श प्रक्षेप। देखो दो ही चीजें हैं जेनिथल प्रोजेक्शन में असैंदर्श। एक तो समदूरस्थ लिखा हुआ आया, इक्वल डिस्टेंस। एक सम क्षेत्र लिखा हुआ आया, इक्वल एरिया, वो असैंदर्श है। जहां पे नोमोनिक नहीं है, स्टीरियोग्राफिक नहीं है, ऑर्थोग्राफिक नहीं है, वो तो असैंदर्श है। जहां पे स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, नोमोनिक लिखा हुआ वो सैंदर्श है। ये चीज याद रखना। यह एक असैंदर्श प्रक्षेप है। इसमें प्रकाश के स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए असैंदर्श है। ध्रुव को केंद्र मानते हुए अक्षांश रेखा सेकेंद्रीय वृत्त होती है जिनकी बीच की दूरी समान होती है। जहां पे समदूरस्थ शब्द आ जाएगा ना, वहां पे अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? समान। सभी देशांतर रेखाएं केंद्र से प्रसारित सीधी रेखाएं होती है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, कॉमन विशेषता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश वृत्तों पर मापनी में वृद्धि होती है। अब देखो, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश वृत्तों पर मापनी में वृद्धि होती है, जिससे भूमध्य रेखा पर वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। सभी देशांतर रेखाओं पर दूरियां ग्लोब की दूरियों के समान होती है, इसलिए इसको समदूरस्थ प्रक्षेप कहते हैं। यानी इस प्रक्षेप में जितनी ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर, सभी देशांतर रेखाओं पर जो दूरियां होती है ना, वो जितनी ग्लोब पे होती है उतनी किस पे होती है? मानचित्र में होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समदूरस्थ प्रक्षेप, यानी असैंदर्श प्रक्षेप है। ये न तो यथाकृतिक है, न ही समक्षेत्र है ना? ध्रुवीय क्षेत्रों का मानचित्र व नौ संचालन चार्टों के लिए उपयुक्त सभी है। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए है ये सारे के सारे, है ना? ये वाला दिख रहा है, लिखा हुआ है पोलर जेनिथल इक्वल डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन। इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन, है ना? इसमें आप देखोगे वही ध्रुव है, चारों ओर सेकेंद्रीय वृत्त हैं, वही देशांतर रेखाएं हैं, है ना? जो एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, सीधी और सरल रेखाएं हैं। इनके जो मध्य की दूरी है वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? इक्वी डिस्टेंस, समदूरस्थ बोला गया है। समझ में आ गया होगा। आगे आता है ध्रुवीय क्षैमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। ध्रुवीय क्षैमध्य समक्षेत्र, इक्वल एरिया समक्षेत्र प्रक्षेप। यह भी एक असैंदर्श है। कहीं पे भी नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक का प्रयोग नहीं हुआ तो कैसा हुआ? असैंदर्श लाइट का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान रखना है, इसकी रचना सर्वप्रथम 1772 में किसने की है? लेम्बर्ट महोदय ने की है। किसने की है? लेम्बर्ट महोदय ने की है। अब लेम्बर्ट महोदय कौन था? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का जन्मदाता भी कौन है? लेम्बर्ट महोदय है। कौन है? लेम्बर्ट महोदय। किसका? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी है वो। उसकी भी आप विशेषता देखोगे तो समक्षेत्र वाला ही है, समक्षेत्र की बात करता है वो भी, ठीक है? समक्षेत्र हेनरिज लेम्बर्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हेनरिज लेम्बर्ट के द्वारा। तो इसे दो चीजें याद होगी कि लेम्बर्ट महोदय है, उसने जो प्रक्षेप बनाए वो समक्षेत्र वाले प्रक्षेप हैं, यानी क्षेत्रफल को सही बताएंगे वो, है ना? तो बेलनाकार में, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, मध्य के अंदर समक्षेत्र प्रक्षेप, वो भी किसके द्वारा बताया गया है? लेम्बर्ट के द्वारा, ना? लेम्बर्ट मध्य प्रक्षेप भी कहते हैं। यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिसमें किन्हीं अक्षांशों के बीच का क्षेत्रफल ग्लोब पर पाए जाने वाले क्षेत्रफल के बराबर होता है। सभी अक्षांश पर सेकेंद्रीय वृत्त होते हैं जिनका केंद्र ध्रुव होता है। देशांतर रेखाएं ध्रुव से विकृत सरल रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पे काटती हैं। समक्षेत्र प्रक्षेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे जो बीच की दूरी है, अक्षांशों के बीच की दूरी है, वो केंद्र से परिधि की ओर घटती जाती है। केंद्र से परिधि की ओर घटती जाती है। मैं समझा दूंगा लास्ट में। ध्रुवीय क्षेत्रों का वितरण मानचित्र बनाया जाता है। अब ध्यान रखना, ये जहां पे समक्षेत्र शब्द आ गया ना, वहां पे वितरण को दिखाएगा, क्योंकि वितरण के लिए समक्षेत्र क्षेत्रफल समान होना चाहिए, तभी तो वो वितरण को बताएगा। तो जहां पे समक्षेत्र शब्द आ गया वो किसको बताएगा? वितरण को बताएगा। किसको बताएगा? वितरण को। जैसे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भूमध्य रेखा के क्षेत्रों के लिए वो वितरण को सही बताता है, जैसे गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, है ना? ये भी क्या है? समक्षेत्र है,
यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर ये वितरण को बताने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। असंदर्श प्रक्षेप है, लैम्बर्ट का है। ये देखो, ये यहां पे भी आप देखोगे प्रकाश का प्रयोग तो होता ही नहीं है इसके अंदर। यहां पे भी आप देखोगे कि जो दूरी है, जो दूरी है यहां पे देखोगे ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, अंत में कम होती जा रही है। यानी जो दूरी है, मध्य की दूरी है, अक्षांशों के बीच की मध्य की दूरी है, वो क्या होती जा रही है, कम, कमी आ रही है मध्य की दूरी में। बाकी की सारी विशेषताएं वो की वही है, कोई खास नहीं है इसमें। अब देखो ध्रुवीय क्षयमध्य, ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेपों की तुलना करते हैं। मोटे मोटे तुलना कर लो आप, तुलना करने पर और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो समानताएं, सभी का केंद्र ध्रुव होता है। ये ध्रुवीय क्षयमध्य की बात हो रही है। अगर यहां पे भूमध्य रेखा होता है तो सभी का केंद्र भूमध्य रेखा हो जाता। यदि तिर्यक हो जाता तो सभी का केंद्र भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में आ जाता है। यहाँ पे शब्द क्या है, ध्रुवीय, तो सभी का केंद्र क्या होता है, ध्रुव। सभी अक्षांश वृत्त ध्रुवों से खींची गई सेकेंद्रीय वृत्त होती हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुव से प्रसारित सरल रेखाएं होती हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। सभी देशांतरों पर दिशा शुद्ध होती है, ध्यान रखना है। सभी देशांतरों पर दिशा क्या होगी, शुद्ध होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्रण में यह उपयोगी है, ध्रुवीय क्षेत्रों में मानचित्रण में उपयोगी है। अब अपन ने 5 जेनिथल प्रोजेक्शन पढ़े, ध्रुव वाली स्थिति में 3 तो, और 2 असंदर्श प्रक्षेप पढ़े। नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन, ठीक है, दूसरा स्टीरियोग्राफिक, तीसरा ऑर्थोग्राफिक। 3 सदर्श हो गए। 2 असदर्श कौन कौन से हैं, समदूरस्थ, समक्षेत्रफल, ठीक है। उसमें आप देखोगे मुख्य विशेषता क्या है, जो नोमोनिक है उसमें केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं तो बीच की दूरी में क्या होती है, वृद्धि। स्टीरियोग्राफिक में भी क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं तो उनकी बीच की दूरी में क्या होगी, वृद्धि। लेकिन जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो दिशा व आकृति दोनों को शुद्ध बताता है, दिशा व आकृति दोनों को शुद्ध बताता है। किसकी तरह, बोन प्रक्षेप की, सॉरी मर्केटर प्रक्षेप की तरह। जो तीसरा है ऑर्थोग्राफिक, उसके अंदर केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं तो उनके बीच की दूरी में तीव्र रूप से कमी आती है, तीव्र रूप से कमी आती है। ये बात होगी। फिर 2 असदर्श पढ़े, समदूरस्थ, यानी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी और अक्षांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समान, इसलिए वो क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। एक और पढ़ा अपन ने, समक्षेत्र, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप लैम्बर्ट के द्वारा है। इसकी रचना भी लैम्बर्ट ने की है। तो क्षेत्रफल को सही बताता है, यानी वितरण को सही बताएगा, फसलों के वितरण को। अब ध्रुवीय क्षेत्रों पे तो कोई फसल होती नहीं है ना, वितरण को सही बताएगा। ये इसकी ध्रुवीय प्रक्षेपों की कुछ समानताएं हैं। अगर ये डायग्राम किसी को याद है, इस डायग्राम को अपने नोट्स के अंदर उतार लेना, जहां से भी आप लोगों ने कोचिंग की है, इसको अपने नोट्स में उतार लो या यहां उतार लो, या मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और उसको देखते रहना। दिन में एक बार जरूर देख लेना, इसको बहुत यूजफुल है ये, है ना। यहां से क्वेश्चन फटाकते से सही होने वाला है, ठीक है। 5 के 5 प्रोजेक्शन है जो जेनिथल है, 3 सदर्श है और 2 असदर्श है। इसके द्वारा फटाक देसी सही होएगा। देखो कैसे होएगा, बताता हूं। दिख तो रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है ना। अब रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे सामने सही लग रहा है, दिख रहा है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो, ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेपों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। इसका मतलब यह हुआ जो प्रक्षेपण का तल है वो कहां पे है, ध्रुव पे। कहां पे है, ध्रुव पे, है ना। और जो लाइट है, नेत्र का स्थान है, वो अलग अलग है। नोमोनिक है, स्टीरियोग्राफिक है, ऑर्थोग्राफिक है, और 2 में तो यूज ही नहीं होता, समदूरस्थ और समक्षेत्र लैम्बर्ट वाला, इसमें तो यूज ही नहीं होता। अब देखो इस पे चर्चा करते, थोड़ा समझने की कोशिश करना, अपने इंद्रियों को जागरूक रखना है ना। इस स्थिति के अंदर ये लास्ट क्लास के अंदर एंड में आते आते इसको भूल, अभी तो 2 और पढ़ेंगे अपन, सिनुसोइडल पढ़ेंगे, मालविड पढ़ेंगे, है ना, रूड प्रक्षेप, है ना, वो भी आएगा इसी के अंदर, उनसे भी क्वेश्चन आता है। देखो यहां पे देखो लिखा हुआ है नोमोनिक,
क्या लिखा हुआ है? नोमोनिक। मतलब प्रकाश का स्रोत है वो कहां पे है? केंद्रक में। कहां पे है? केंद्रक में। समझ में आया है? आया। एक और है ऑर्थोग्राफिक या स्टीरियोग्राफिक। ये लिखा हुआ है स्टीरियोग्राफिक, यानी जो प्रकाश का स्रोत है। स्टीरियोग्राफिक मतलब त्रिविम, त्रिविम। और जो प्रकाश का स्रोत है वो कहां पे है? ध्रुव पे। ध्रुव पे है प्रकाश का स्रोत। इसमें प्रकाश का स्रोत है वो पृथ्वी के केंद्र में है। फिर आता है ऑर्थोग्राफिक, ये वाला ऑर्थोग्राफिक। इसमें जो प्रकाश का स्रोत है ऑर्थोग्राफिक यानी लंब कोणीय। लंब कोणीय, ध्रुवीय तो है ही, प्रक्षेपण का तल तो एक ही है, लंब कोणीय। लंब कोणीय, लंब कोणीय है ना। तो तीन तो सदर्श हो गए, है त्रिविमी सारे, सॉरी ध्रुवीय ही हैं। पोलर वाले एरिया का स्पर्श बिंदु है, केंद्र बिंदु इनका। तो जब लाइट का प्रयोग पृथ्वी के केंद्र से होता है तो ये क्या हो गया? नोमोनिक। अगर लाइट का प्रयोग ध्रुव से होता है तो उसको त्रिविम स्टीरियोग्राफिक हो गया। यदि लाइट का प्रयोग अनंत दूरी से हो रहा है तो उसको लंब कोणीय हो गया, यानी ऑर्थोग्राफिक। हाँ, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सही बोला, स्टीरियोग्राफिक है ना, स्टीरियोग्राफिक। हाँ स्टीरियोग्राफिक त्रिविम क्षेत्र के लिए, और जो ऑर्थोग्राफिक होता है वो लंबकोणीय क्षेत्र के लिए होता है। इतनी बात होगी, तीन तो सदर्श हो गए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लाइट। इसमें लाइट का यूज हुआ है। इसमें लाइट का मतलब आपको समझना है सदर्श, इसमें लाइट का यूज हुआ है सदर्श। अब आप देखोगे और है इसके अंदर दो, इक्वल डिस्टेंस यानी समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब इसमें लाइट का यूज नहीं हुआ है। समदूरस्थ ये कैसा है? असदर्श है। कैसा है? पढ़ लिया इन लोगों ने, अपन तुलना कर रहे हैं। असदर्श है, क्लियर? असदर्श है। इक्वल एरिया, सम क्षेत्र। ठीक है, सम क्षेत्र ये भी क्या है? असदर्श है। लाइट का यूज नहीं हो रहा तो मैं लिख देता हूं कोष्टक में असदर्श। असदर्श कैसा है? असदर्श, क्लियर? असदर्श। अब देखो, इतना अगर आप लोगों को डायग्राम याद है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। पृथ्वी का केंद्र है, यानी प्रकाश का स्रोत केंद्र में रखा गया है, पोलर वाला ही। ये क्या है? ध्रुव पे रखा गया है, ये अनंत दूरी पे रखा गया है। अब आप इसमें देखोगे, इसमें आप लोग देखोगे, ग्रीन भी दिखेगा क्या आपको अच्छे से? ये तो दिखता। हाँ देखो, नोमोनिक। नोमोनिक में देखोगे ध्रुव से यानी केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं तो उनकी बीच की दूरी में क्या हो रही है? देखो बीच की दूरी में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? बीच की दूरी में क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। आप स्टीरियोग्राफिक में जाओगे, है ना, तो देखोगे इनकी बीच की दूरी में क्या हो रही है? यहां पे वृद्धि। क्या हो रही है? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। इसमें देखोगे आप नोमोनिक में भूमध्य रेखा दिखाई नहीं देती, इसमें भूमध्य रेखा दिखाई देती है। स्टीरियोग्राफिक पे थोड़ा सा आप लोगों को जोर देना है, संपूर्ण विश्व के लिए है। ध्यान रखना है आपको, यथाकृतिक है, शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, मर्केटर प्रक्षेप की तरह। तो इसमें भी क्या हो रही है? वृद्धि। अब अपन बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक की। किसकी बात करते हैं? ऑर्थोग्राफिक में। तो आप देखोगे ऑर्थोग्राफिक में तेजी से कमी आ रही है। इधर क्या आ रही है? कमी। क्या आ रही है? कमी। अक्षांशों के बीच की दूरी, देशांतर रेखाएं तो सीधी और सरल होती हैं, क्या आ रही है? कमी। लंब कोणीय में, किसमें? ऑर्थोग्राफिक लंब कोणीय के अंदर, है ना। अब ये तीन तो हो गए। अब इक्वल डिस्टेंस, समदूरस्थ, देख लो इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है? सम्मान। क्या है? सम्मान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वल डिस्टेंस, समदूरस्थ जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये देखो समक्षेत्र यानी इक्वल एरिया, लेम्बर्ट वाला, है ना, बेलनाकार प्रक्षेप की तरह, उसका लेम्बर्ट की तरह। इसमें देखोगे आप, इसमें देखोगे आप तो इसके अंदर भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्या आ रही है? कमी आ रही है। बीच की मध्य की दूरी में क्या आ रही है? कमी। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोग्राफिक है या इक्वल एरिया, इक्वल एरिया समान क्षेत्र को बताएगा, क्षेत्रफल को सही बताएगा, इसलिए वितरण को बताएगा। ये ध्रुव पे है तो ध्रुवीय वितरण के बताने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सारे के सारे दिशा से ही बताएंगे। और सभी देशांतरों पर समानता की बात की तो क्या है?
सभी देशांतरों पर दिशा शुद्ध होती है। तो सारे जेनिथल प्रोजेक्शन दिशा तो शुद्ध बताते ही बताते हैं, है ना। अब इसमें देखोगे आप, एक सम क्षेत्रफल है इक्वल एरिया वाला, ठीक है, एक सम दूरस्थ है, एक त्रिविम है, यानी ये वाला क्या बताएगा, दिशा तो बताएगा ही बताएगा, दिशा व यथाकृतिक, एवं यथाकृतिक, आकृति को सही बताता है, आकृति को सही बताएगा, यह सम क्षेत्रफल को सही बता रहा है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी तुलना हो गई। 3 इसके अंदर सदर्श है, 2 इसके अंदर असदर्श है। मेरे हिसाब से इस टेबल के बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत से मैं पीपीटी बनाता हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो मेरे जो YouTube चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। एक कमेंट्स और लाइक के लिए तो बोल रहा हूँ, है ना, शेयर के लिए तो बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल रहा हूँ, और कुछ थोड़ी ना मांग रहा हूँ। तो कम से कम इतना जरूर किया करो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएं भी क्लास कैसी लगी। कोई कमी हो तो वो भी बताया करो। हो सकता है कोई मैं गलती से कोई चीज बोल दूं, तो मेरे से भी गलती हो सकती है। तो कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो कि सर पीछे भी आए 1-2 गलतियां हुई है, उसमें भी मेरे को सुझाव दिए गए, मैं उनको सही किया है, एक्सेप्ट किया है कि यहाँ गलती हुई है। कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता, बहुत सरल भाषा में और सही तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखा भी करो कि क्लास कैसी लगी, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा जेनिथल वाला। रूढ़ प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप कौन सा है, रूढ़ प्रक्षेप, ठीक है। इनकी रचना गणितीय परिकल्पनाओं के आधार पर की जाती है, ठीक है। इनकी रचना गणितीय परिकल्पनाओं के आधार, इन प्रक्षेपणों का निर्माण विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। कोई विशेष ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो रूढ़ प्रक्षेप कई होते हैं, सिनुसाइडल प्रक्षेप है, मालविड प्रक्षेप है, विचल सिनुसाइडल है, विचिन मालविड है। एक होता है गोलाकार, गोलाकार प्रक्षेप, ब्रह्मांडीय क्षेत्रों के लिए गोलाकार प्रक्षेप का यूज करते हैं। किसके लिए, ब्रह्मांडीय क्षेत्रों के लिए गोलाकार प्रक्षेप का यूज करते हैं। जैसे ऑर्थोग्राफिक का भी है ना, खगोलीय पिंडों के लिए अध्ययन करते हैं, आ सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। सिनुसाइडल प्रक्षेप, इस प्रक्षेप को सेंसन फ्रांस का है, फेलमस्टीन ब्रिटेन का प्रक्षेप भी कहते हैं। शॉर्ट रूप में इसको, इनका जो प्रक्षेप बनाया गया है उसमें 2 लोगों का योगदान है, सेंसर और प्लेमस्टीड। तो इसको सैमसन प्लेमस्टीड भी कहते हैं, एक फ्रांस का है, एक ब्रिटेन का है। बोन प्रक्षेप का संशोधित रूप है, रट लेना, बोन प्रक्षेप का संशोधित रूप है। अब बोन प्रक्षेप किस तरह का होता है, कोनिकल होता है, एक मानक अक्षांश का संशोधित रूप है। सभी अक्षांशों पे मापनी उसके अंदर क्या होती है, शुद्ध होती है। केवल देशांतर रेखा पे मापनी शुद्ध होती है, बाकी के देशांतर रेखाओं में वक्र होता है, इसलिए वहां पे मापनी शुद्ध नहीं होती है। बोन प्रक्षेप वो समक्षेत्र प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप है, हाँ वो भी समक्षेत्र प्रक्षेप है। लेम्बर्ट का भी समक्षेत्र प्रक्षेप है और स्टीरियोग्राफिक का भी क्या है, समक्षेत्र प्रक्षेप है। उसकी मैं तुलना भी आगे करके भी बताऊंगा। तो बोन प्रक्षेप है, कोनिकल प्रोजेक्शन है, बोन के द्वारा निर्मित है। उसका संशोधित रूप कौन सा है, सिनुसाइडल है, असदर्श है, गणितीय विधियों के आधार पर होता है। सैमसन व प्लेमस्टीन द्वारा निर्मित है, एक फ्रांस का, एक ब्रिटेन का है। केंद्रीय देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं, उसमें भी यही था, केंद्रीय देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं। अन्य देशांतर रेखाएं वक्राकार होती हैं, उसमें भी वक्राकार होती हैं। इस प्रक्षेप की रचना में ज्या वक्रों का प्रयोग होने के कारण इसको ज्या वक्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं। रट लेना इसको, ज्या ऐसे वक्र होते हैं ना, ऐसे 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 ज्या वक्र प्रक्षेप भी इसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से, है ना। समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं इसको, है ना। तो समक्षेत्र प्रक्षेप कौन कौन से होते हैं, बोन का समक्षेत्र प्रक्षेप हो गया कोनिकल के अंदर, और सिलेंड्रिकल के अंदर क्या हो गया, लेम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप हो गया। जेनिथल में कौन सा हो गया, स्टीरियोग्राफिक वाला हो, सॉरी जेनिथल में कौन सा, स्टीरियोग्राफिक वाला नहीं है, असंदर्श प्रक्षेप। कौन सा, असंदर्श प्रक्षेप, शायद मैंने पीछे भी गलत बोल दिया, वो ध्यान रखना है। स्टीरियोग्राफिक यथाकृतिक व दिशा को सही बताता है। असंदर्श प्रक्षेप समक्षेत्र वाला, जिसको लेम्बर्ट ने ही इसको बनाया है, वो वाला याद रखना है। इस तरीके से बोलने में कभी कभार हो जाता है। इसमें किनारों पर आकृति में बड़ा विकार आ जाता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। केंद्रीय देशांतर रेखा से दूर जाने पर देशांतर रेखाओं में तेजी आती है। सभी अक्षांशों पर मापक शुद्ध होते हैं, सिर्फ केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापक अशुद्ध होता है। यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है,
ठीक है, वितरण मानचित्र देखो, समक्षेत्र आ गया तो वितरण मानचित्र आ गया। अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र बनाया जाता है इसके अंदर। अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र बनाया जाता है इसके अंदर। अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र बनाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो दोनों गोलार्धों में है। कहां पे है? दोनों गोलार्धों में है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका ज्यादातर यूज होता है जिसका अक्षांशीय विस्तार ज्यादा होता है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा होता है। अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों का ये मानचित्र है। केप काहिरा रेल मार्ग दिखाया जाता है, मिस्र से लेकर जो दक्षिणी अफ्रीका तक है, केप तक, वहां पे केप काहिरा रेल मार्ग के द्वारा दिखाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सिनुसोइडल प्रक्षेप है गणितीय विधियों के द्वारा है, सैमसन फिल्मस्टीन के द्वारा निर्मित, एक फ्रांस का एक ब्रिटेन का है, और इसके अंदर आप देखोगे बोन प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है। सभी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, है ना, और जो देशांतर रेखाएं होती, केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी होती, बाकी के अंदर क्या होता है? वक्र होते हैं, इसलिए इसको ज्यावक्र के नाम से भी जाना जाता है। समक्षेत्र प्रक्षेप है, क्षेत्रफल को सही बताएगा, यानी वितरण को सही बताएगा। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लिए उपयुक्त मानचित्र बनाया जाता है इसके द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केप काहिरा रेल मार्ग का इसके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रदर्शन 1 मानक या 2 मानक के द्वारा किया जाता है, इसी तरीके से जो केप काहिरा रेल मार्ग का मानचित्र बनाया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? सिनुसोइडल प्रक्षेप के द्वारा। सिनुसोइडल प्रक्षेप एक रूढ़ प्रक्षेप है, इस तरह को आपको आकृति दिखाई देगी। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, दिख रही होगी। देखो, केंद्रीय देशांतर रेखा कैसी है? सीधी है। केंद्रीय देशांतर रेखा कैसी है? सीधी है, ठीक है। बाकी जो देशांतर रेखाएं कैसी हैं? ऐसे वक्र आ रहे नहीं आ रही, ज्यावक्र हो बोलते हैं, इसलिए इसको ज्यावक्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं ना, ज्यावक्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं। समझ में आ गया? एक बिंदु से निकल के दूसरे बिंदु पे आ रहा है, यानी दोनों ध्रुवों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और समक्षेत्र प्रक्षेप है, वितरण को बताता है। दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लिए उपयुक्त है, ठीक है। समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्यान रखना ये समक्षेत्र है। कौन सा है? समक्षेत्र प्रक्षेप है। कौन सा है? समक्षेत्र प्रक्षेप है। तो ज्यावक्रीय प्रक्षेप है, रूढ़ प्रक्षेप है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं मालवीड प्रक्षेप, ये भी रूढ़ प्रक्षेप है। जर्मन विद्वान मालवीड ने बनाया। अक्षांश रेखाएं सीधी व समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं सीधी व समानांतर, इसमें भी देखोगे अक्षांश रेखाएं सीधी व समानांतर है, इसमें सीधी व समानांतर है ना, दूरी भले ही कम होती जा रही है इनकी, है ना। केंद्रीय देशांतर रेखा को छोड़कर अन्य देशांतर रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। देख लो, केंद्रीय देशांतर रेखा को छोड़कर अन्य देशांतर रेखाएं कैसी हैं? वृत्ताकार हैं, वृत्त के आकार की दिखाई दे रही है, इसमें वृत्ताकार है ना। सर्वश्रेष्ठ वितरण मानचित्र, रट लीजिए इसको, सर्वश्रेष्ठ वितरण मानचित्र कौन सा है? मोलविड प्रक्षेप। किस तरह का? रूढ़ प्रक्षेप है ना, जर्मन विद्वान मोलविड ने रहा। अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देशों के लिए उपयोगी है। अधिक अक्षांशीय जो विस्तार मिलता है, अधिक अक्षांशीय जो विस्तार मिलता है उन देशों के लिए उपयुक्त है। गेहूं का वितरण बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। गेहूं का वितरण, गेहूं का वितरण बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, सीधा ही आता है। गेहूं का वितरण कौन से मानचित्र के द्वारा दिखाया जाता है? मालवीड के द्वारा। कौन से? मालवीड के। और इसके अंदर जो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वो शुद्ध नहीं होती है। अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र इसके द्वारा बनाया जाता है। यह है मालवीड प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप है, मालवीड प्रक्षेप है। एक और होता है गोलाकार प्रक्षेप, ब्रह्मांडीय क्षेत्रों के लिए यूज होता है। और जो ऑर्थोग्राफिक है वो भी जेनिथल प्रोजेक्शन में, वो भी ब्रह्मांडीय पिंडों के लिए यूज में होता है। तो ये मालवीड प्रक्षेप है, सीधी होती है, वृत्ताकार होती है, और मैं सर्वश्रेष्ठ वितरण मानचित्र दिखाया जाता है। अधिक अक्षांश विस्तार वाले देशों के लिए उपयुक्त है। गेहूं का वितरण दिखाया जाता है, और समक्षेत्र प्रक्षेप है, और अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र इसके द्वारा बनाया जाता है। अब आप लोगों को तुलना करनी है शुद्ध क्षेत्रफल मानचित्र कौन कौन से हैं? अपने कोनिकल भी पढ़ लिया, सिलेंड्रिकल भी पढ़ लिया, जेनिथल भी पढ़ लिया, रूढ़ प्रक्षेप भी पढ़ लिया। तो इनमें से देखोगे कि शुद्ध क्षेत्रफल बताने वाले कौन कौन से मानचित्र हैं। तो मैंने बताया शंक्वाकार में बोन प्रक्षेप को याद रखना है, सिलेंड्रिकल में बेलनाकार समक्षेत्र लैम्बर्ट को याद रखना है, मालवीड को याद रखना है, सिनुसाइडल को याद रखना है, और एसेंदर्स प्रक्षेप में पोलर, इक्वल,
एरिया, जेनिथल प्रोजेक्शन को याद रखनी है। तो ये बौन प्रक्षेप हो गया, समक्षेत्र बताने वाला शंक्वाकार। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, ये भी देखो लैम्बर्ट का है। किसका है? लैम्बर्ट का है। किसका है? लैम्बर्ट का है। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फसल का उत्पादन है, चाय, गन्ना, कॉफी, रबड़, है ना। मालवीय प्रक्षेप है, ये भी समक्षेत्र है। रूड प्रक्षेप है, गेहूं का वितरण इसके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। सिनुसाइडल प्रक्षेप है, ये भी समक्षेत्र प्रक्षेप है। कैसा है? समक्षेत्र प्रक्षेप है, ध्यान रखना है, समक्षेत्र प्रक्षेप है। और ध्रुवीय क्षय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप असदर्श प्रक्षेप है, और यह भी किसके द्वारा है? लैम्बर्ट के द्वारा है। किसके द्वारा है? लैम्बर्ट के द्वारा, लैम्बर्ट के द्वारा। तो ये 5 समक्षेत्र प्रक्षेप हो गए। कौन से हो गए? 5। देखो ये समक्षेत्र प्रक्षेप, ये लिखा हुआ ना, देखो सिनुसाइडल समक्षेत्र है ना। रूड प्रक्षेप की बात कर रहे हैं, तो ध्रुवीय क्षय मध्य प्रक्षेपों की तुलना है। ये देखो ध्रुवीय क्षय मध्य प्रक्षेप लैम्बर्ट के द्वारा, है ना। ये याद रखना है आप लोगों को। आज की क्लास ये लंबी होने वाली है, अभी क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे इसके। शुद्ध आकृति प्रक्षेप, आकृति को कौन कौन सही बता रहा है ना। तो आकृति को कौन कौन सही बताएगा, बताओ। लिखा हुआ है मर्केटर प्रक्षेप, आकृति को सही बताता है। त्रिविम, त्रिविम का मतलब स्टीरियोग्राफिक। कौन सा है? स्टीरियोग्राफिक। बताया था ना, शुद्ध दिशा और आकृति दोनों को बताता है स्टीरियोग्राफिक, है ना। आकृति को बता रहा है। ध्रुवीय क्षय मध्य प्रक्षेप, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है, कई बार ये भी दे देता है, त्रिविम नहीं देता है, सिर्फ ध्रुवीय जेनिथल प्रोजेक्शन देता है, तो उसमें इसका नाम आ जाता है। तो ये शुद्ध आकृति बताने वाले प्रक्षेप है, मर्केटर प्रक्षेप, त्रिविम यानी स्टीरियोग्राफी प्रक्षेप। शुद्ध दिशा प्रक्षेप, दिशा कौन कौन बताता है? तो सारे जेनिथल प्रोजेक्शन, ध्रुवीय जेनिथल प्रोजेक्शन दिशा तो शुद्ध बताएंगे ही बताएंगे, है ना। और मर्केटर प्रक्षेप दिशा बताता ही है, रम रेखा, लेक्जोड्रम, है ना। और व्रत, व्रत की बात करता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में लघुत्तम दूरी। विषुवत के क्षेत्रों का प्रदर्शन बेलनाकार प्रक्षेप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शीतोष्ण क्षेत्रों का शंकु प्रक्षेप के द्वारा, मध्य अक्षांशों के लिए, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए जेनिथल प्रोजेक्शन सर्वाधिक होता है। संपूर्ण विश्व का मानचित्र किसके द्वारा बनाया जा सकता है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के द्वारा बनाया जा सकता है, मालवीय के द्वारा बनाया जा सकता है, और सिनुसोइडल के द्वारा बनाया जा सकता है। तो आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, पहले अच्छी तरीके से प्रोजेक्शन पढ़ लीजिए, इनको मोबाइल में स्क्रीनशॉट रखिए, जहां चाय वाय पीते हो, किसी से बातचीत करते हो, उसके अंदर देखते रहना, बहुत काम का है। क्वेश्चन यहां से जरूर टपकेगा, ये मेरी गारंटी है ना। जब अपन पेपर सोल्व करेंगे ना, तब शायद मैं बताऊंगा कि हाँ यहां से क्वेश्चन आया है ना। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बहुत बार रिपीट कर दिया, तो ये वाला आप लोगों को याद रखना है। एक आता है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। यह संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप है। अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप को अंतरराष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अनुसार 1,10,000 की मापनी पर समस्त संसार के स्थलाकृतिक अंशचित्र बनाए जाते हैं। बहुशंकु प्रक्षेप के स्थान पे है। अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप का प्रयोग करने का सर्वप्रथम सुझाव 1891 में जर्मन भूगोलवेत्ता अल्बर्ट पैंक, वाल्टर पैंक का बाप अल्बर्ट पैंक, है ना, अल्बर्ट पैंक ने दिया था, जर्मन भूगोलवेत्ता। तो बहुशंकु प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है। स्थलाकृतिक मानचित्रों को इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। इसकी मापनी का सुझाव 1:10 लाख है, और अल्बर्ट पैंक के द्वारा होता है RF अंश, है ना। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में कौन सा भूमध्य रेखा को प्रदर्शित नहीं करता? भूमध्य रेखा को प्रदर्शित नहीं करता। अब देखो, ऐसे नाम सुन के ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, तो इनका इंग्लिश वर्जन देखो आप। मैंने बताया था ना, इंग्लिश वाले पे कुछ चीजों पे अपने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो कुछ चीजों पे इंग्लिश मीडियम का बन जाना है अपने को। इंग्लिश वाले शब्दों पे ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है? भूमध्य रेखा इक्वल एरिया नहीं दिखाई देना, तो नेत्र का स्थान याद करो। नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, यानी किसमें नहीं दिखाई देता भूमध्य रेखा? नोमोनिक में। किसमें? केंद्रक में। नोमोनिक को क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ढूंढो इसके अंदर केंद्रक कहां है। ये रहा केंद्रक, आंसर हो गया ये तीसरा वाला। बताओ। लैम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप असंदर्श है, वितरण को बताता है। त्रिविम स्टीरियोग्राफिक शुद्ध दिशा और आकृति को बताता है। इसके अंदर आप देखोगे जो लाइट का स्रोत होता है वो ध्रुव पे होता है, लंबकोणीय अनंत दूरी पे होता है।
तो इन पे तो अनंत दूरी पे होगा या ध्रुव पे होगी तो प्रकाश भूमध्य रेखा पे पड़ेगा। जब प्रकाश का स्रोत ही भूमध्य रेखा पे तो भूमध्य रेखा दिखाई नहीं देगी। कौन से में नहीं देगी? केंद्रक में, नोमोनिक में। आंसर पड़ा है सीधा सा। मालवीय प्रक्षेप में केंद्रीय मध्यमान रेखा प्रदर्शित होती है। देखो, मालवीय प्रक्षेप में केंद्रीय मध्यमान रेखा प्रदर्शित होती है। आपको पता है सीधी तो होती है, लेकिन आप मालवीय प्रक्षेप में देखोगे अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती है। ध्यान रखना है, अपनी वास्तविक लंबाई से क्या होती है? छोटी होती है। ये आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। मैंने इसके बारे में नहीं बताया है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ध्यान रखना अपनी वास्तविक लंबाई से क्या होती है? छोटी होती है। निम्नलिखित में किस प्रक्षेप और विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती? मैंने बताया विषुवत रेखा की लंबाई किस में सही नहीं होती? तो मालवीय प्रक्षेप में नहीं होती। किस में नहीं होती? मालवीय में। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है, ठीक है, लेम्बर्ट का है। मर्केटर प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप है, शुद्ध दिशा और आकृति को बताता है। मालवीय प्रक्षेप है, रूढ़ प्रक्षेप है, विश्व वितरण के लिए उपयोगी है। गेहूं का वितरण सही दिखाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र अधिक बनाया जाता है। अधिक अक्षांश विस्तार वाले देशों के लिए उपयोगी है। समक्षेत्र है। सिनुसाइडल भी रूढ़ प्रक्षेप है। सैमसन फ्लेमिस्टिड के द्वारा निर्मित है। एक फ्रांस का है, एक ब्रिटेन का है। केप कायरा रेलमार्ग को दर्शाया जाता है। समक्षेत्र है, इसके द्वारा भी वितरण को दिखाया जाता है। ज्यावक्र का प्रयोग होता है, इसलिए ज्यावक्रीय इसको प्रक्षेप भी कहते हैं। तो मालवीय प्रक्षेप के अंदर विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सा एक बॉन प्रक्षेप का विशेष उदाहरण है? आ गया क्वेश्चन। बॉन प्रक्षेप का एक विशेष उदाहरण है। तो बॉन प्रक्षेप का संशोधित रूप कौन सा है? बताओ। खमध्य ध्रुवीय, बेलनाकार, साकव समदूरस्थ प्रक्षेप, ज्यावक्रीय प्रक्षेप। तो बॉन प्रक्षेप का जो संशोधित रूप है वो कौन सा है? सिनुसाइडल। देखो लिखा हुआ है सिनुसाइडल। कहा गया? सिनुसाइडल, सिनुसाइडल। यह है बॉन प्रक्षेप का एक, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बॉन प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है। अब बॉन प्रक्षेप की क्या विशेषता है? समक्षेत्र है, तो ये भी समक्षेत्र को बताएगा, है ना। समक्षेत्र है, समक्षेत्र को बताएगा ये भी, है ना। तो इसको ज्यावक्रीय प्रक्षेप भी कहते हैं, यानी सिनुसाइडल। सिनुसाइडल आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। सुमेलित करना है अपने को। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो, शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार, रूढ़ और खमध्य। तो जो शंक्वाकार प्रक्षेप कौन सा है? शंक्वाकार प्रक्षेप कौन कौन से होते हैं? एक मानक, दो मानक, बॉन प्रक्षेप और बहुशंकु प्रक्षेप, है ना। और अंतरराष्ट्रीय बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप। शंक्वाकार प्रक्षेप कौन सा है? बॉन प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप कौन सा है? मर्केटर है। रूढ़ प्रक्षेप कौन सा है? मालवीय है। खमध्य प्रक्षेप, जेनिथल प्रक्षेप कौन सा है? नोमोनिक केंद्रक है। तो ए के अंदर तीसरा, देखो ए के अंदर तीसरा एक से सही हो रहा है। बी के अंदर ये क्या हुआ? सॉरी, ए के अंदर तो पहला है ना। ए के अंदर पहला, बाकी को तो हटाओ। बी के अंदर तीसरा, तो बी के अंदर तीसरा, सी के अंदर चौथा और डी के अंदर दूसरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसलिए वर्गीकरण वाले में से ये देख लो, मैंने और भी क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। हर कोनिकल के बाद में भी क्वेश्चन सोल्व करवाए, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। सिलेंड्रिकल में भी करवाए, जेनिथल और रूढ़ में भी करवा रहा हूं। तो आप देखोगे कि इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन। वो वर्गीकरण टेबल जरूर याद रखनी है आप लोगों को। अब मैं जोर दे रहा हूं तो मेरे अनुभव के हिसाब से दे रहा हूं। आप भी साल दो साल बाद में जब कहीं सेट हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे या स्कूल लेक्चरर बन जाओगे, तो उसमें बाद में जब आप रेगुलर चीजें पढ़ोगे तो एक कॉमन चीज हो जाएगी, कोई बड़ी बारी चीज नहीं है। तो आप भी यही बोलोगे कि हाँ इन चीजों पे ध्यान दो, इन चीजों पे ध्यान दो। तो एक मेरा छोटा सा अनुभव हो, उसके आधार पे बोल रहा हूँ, आप लोगों को टेबल याद रखनी है ना। सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। बॉन प्रक्षेप, बहुशंकु, ध्रुवीय नोमोनिक और मर्केटर। अब इनकी विशेषताएं पूछ ली। देखो, बॉन प्रक्षेप, जो बॉन प्रक्षेप है वो शंक्वाकार प्रक्षेप है। तो जो बॉन प्रक्षेप होता है वो किसको सही बताता है? ध्यान रखना है, बॉन प्रक्षेप किसको बताएगा? बॉन प्रक्षेप बताएगा क्षेत्रफल को सही बताएगा। तो क्षेत्रफल को, शुद्ध क्षेत्रफल की बात करता है। बहुशंकु प्रक्षेप होता है वो अशुद्ध क्षेत्रफल व नई सही आकृति दोनों को सही नहीं बताता। ध्रुवीय नोमोनिक, अब ये क्या शब्द आया? नोमोनिक, यानी प्रकाश का स्रोत कहां पे है? केंद्र पे। कहां पे है? केंद्र पे है, केंद्र पे है, ध्यान रखना है। तो मर्केटर प्रक्षेप देखो दोनों चीजें बताता है, आकृति भी बताता है, दिशा भी बताता है।
अब देखो एग्जामिनर ने कितना दिमाग लगाया है इसके अंदर, साथ में आप लोगों को अब अपने को यही तो होता है। देखो ए के अंदर क्या है, अब देखो बी के अंदर क्या है 3, अब पुणे सी के अंदर क्या है, जैसे किसी ने मार्केटर से बना लिया, डी के अंदर क्या आएगा चौथा, और तो डी के अंदर चौथा और आंसर कर दिया ये, तो ये तो गलत हो गया। पूरा पढ़ो इसको, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ोगे तो जो मार्केटर के साथ में क्या दे रखा है नोमोनिक, तो नोमोनिक भी तो सही दिशा बताता है, तो सी के अंदर चौथा, सी के अंदर चौथा, और डी यानी क्या बता रहा है आकृति को बता रहा है। यहां पे मार्केटर दिशा के लिए यूज नहीं हो रहा, किसके लिए बताया आकृति के लिए बता रहा है, तो डी के अंदर दूसरा, तो यह आंसर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। इसलिए सारे ऑप्शन पे सही तरीके से दिमाग लगा के काम करना है, ऐसा नहीं है जल्दीबाजी के अंदर आंसर गलत करके आ जाए। विषुवत रेखा की समबाहु लंबाई रिपीट हो गया, मालवीड। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मर्केटर प्रक्षेप नौकायान के लिए है, सही दिशा बताता है, मर्केटर प्रक्षेप दिशा बताता है इसलिए ये नौकायान के लिए है, नौकायान के लिए है। मालवीड प्रक्षेप विश्व वितरण के लिए है। नोमोनिक क्षेत्र मापन अंतरराष्ट्रीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के लिए है, ये भी सही है, ये भी सही है। नोमोनिक का मतलब क्या है केंद्रक, क्या है केंद्रक, तो ये न तो सम क्षेत्र है नहीं यथाकृतिक है, तो ये सुमेलित नहीं कौन सा है प्रकाश का स्रोत सदर्श वाला, से वाला सही नहीं है। उस प्रक्षेप का नाम बताइए जिसमें ग्लोब का एक भाग स्पर्श रेखा के तल के सारे प्रक्षेपित किया जाता है। देखो उस प्रक्षेप का नाम बताइए जिसमें ग्लोब का एक भाग स्पर्श रेखा के तल के सारे प्रदर्शित किया जाता है। क्या है स्पर्श रेखा के तल, स्पर्श रेखा के तल प्रक्षेपण का जो तल है 3 बताया था, ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे और तिर्यक दोनों के बीच में, तो उनको शिरोबिंदु बोलते हैं ना, शीर्षवर्ती प्रक्षेप है ना, शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं ना, शिरोबिंदु प्रक्षेप कहते हैं। निम्नलिखित प्रक्षेपों में कौन सा एक असंदर्श प्रक्षेप है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, असंदर्श, असंदर्श दो ही तो बताए थे असंदर्श, समदूरस्थ और समक्षेत्र। देखो समदूरस्थ है क्या इसमें कहीं पे, समदूरी लिख दिया इसने, इसको देखोगे इक्वल डिस्टेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी में। अनंत वाला ऑर्थोग्राफिक वाला सहदर्श है, केंद्रक वाला और ये भी वाला तो समदूरस्थ या समक्षेत्र, आंसर हो जाएगा सी वाला। देखो कितने, जिसने अच्छे से याद है ना उसकी दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप वृत्त सीधी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, देखो वृत्त सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब वृत्त क्या होता है, तो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटे, वृत्त ये तो होता है पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटे, वृत्त है ना। और तो इसके अंदर क्या आंसर होगा, समक्षेत्र बेलनाकार होता नहीं है, इसमें बोन नहीं है, केंद्रीय ध्रुवीय क्षैतिज प्रक्षेप डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका पर वायुमार्ग दर्शाने के लिए उपयुक्त है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव के पास में, तो दक्षिणी ध्रुव पे दिशा बताने वाले सारे जेनिथल प्रोजेक्शन है, तो मर्केटर मानचित्र नहीं है, मालवीड प्रक्षेप नहीं है, जेनिथल ध्रुवीय नोमोनिक प्रक्षेप है, ठीक है। नोमोनिक लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, प्रकाश का प्रयोग केंद्र से हो रहा है, प्रक्षेपण का तल ध्रुव है, जेनिथल है, क्षैतिज है, आंसर हो जाएगा सी वाला। तो ये थी अपनी क्लास जेनिथल प्रोजेक्शन की, और बहुत सरल और सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और कोई छोटी मोटी आप लोगों को लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोगों को बताना है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, लाइक भी करा करो, जितने भी लोग क्लास देखें वो लाइक जरूर किया करो, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट भी बताया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट था वो पूरा हो गया, मैंने एक की तुलना करके भी बता दी। ये प्रोजेक्शन से संबंधित 3rd नंबर की क्लास है, 3रे नंबर की क्लास है अपनी। एक वर्गीकरण और कोनिकल की है, दूसरी सिलेंड्रिकल की है, तीसरी जेनिथल और रूट प्रक्षेप की है। अंत में इसकी तुलना भी करा दी, क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा करते हैं आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। और सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, यहाँ से जरूर 100% क्वेश्चन आने वाले, 2 या 3 प्रोजेक्शन से संबंधित। अभी एग्जामिनर का माथा खराब हो तो 5 भी दे दे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। 2015 वाले के अंदर 4-5 क्वेश्चन आए थे, है ना। 2015 वाले भर्ती के अंदर प्रोजेक्शन से संबंधित 4 या 5-6 क्वेश्चन आए थे, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। कोई लिखा हुआ तो है नहीं कि कार्टोग्राफी से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, अगला 20 क्वेश्चन दे दे, अगला कार्टोग्राफी का एक्सपर्ट हो, है ना। तो आज से ये पार्ट बहुत आप लोगों को मजबूत करना है कार्टोग्राफी वाला।
तो सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट भी किया करो। थैंक यू।